हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले में अपन ने पैराबोला की इक्वेशन एंड पैराबोला के बारे में, मतलब अगर इक्वेशन गिवन है तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया था, और अगर ग्राफ हमें गिवन है तो भी हम कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हम कमेंट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। चलो, तो इससे बाद में जो अभी एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है कैलकुलस का ही है। देखो, कैलकुलस में हमने जो चीज़ कवर करी मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। एक हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है, और एक अब जो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स वगैरह हमने पहले देखे हैं। तो बच गया इंटीग्रेशन। दोनों ही चीज़ें जो गिवन है वो मैथ्स को वरदान है कि फिज़िक्स के ही जो अपने साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने मैथ्स के लिए थोड़ा वर्क किया, और इसी कारणवश कई लोग उसको मैथमेटिशियन भी बोलने लगते हैं। तो बेसिकली जो न्यूटन का जो काम है वो मोर और लेस, मतलब मैं ये बोलूँगा कि वो एक फिजिशियन नहीं थे, बट स्टिल ठीक है अगर उन्होंने ये वर्क किया जो कि बहुत ही क्रूशियल वर्क था। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो बेसिकली चीज़ है वो नाम से ही फील आ रही होगी कि यार इंटीग्रेट करना मतलब चीज़ों को जोड़ना। तो यही एक बीच में दिक्कत आ रही थी कि वो कैलकुलेशन जब कर रहे थे तो उनको अलग अलग तरीके की चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही थी, और इस मतलब इस नीड के कारण उन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया। तो देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। इसका मीनिंग मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, पहले मेरे हिसाब से मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ यार, घटिया घटिया से फॉर्मूले, तो वो हम एक एक करके याद कर लेंगे। उनको सबको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, उस पर मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं इसके मीनिंग पे आऊँगा जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखो, दो तरीके के इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। एक होगा इंडेफिनेट और एक होगा डेफिनेट, ठीक है। तो पहले इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, खैर वो हम ले लेंगे। तो पहले मतलब जो फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं, और हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है f ऑफ x dx। जैसे हम उसके लिए क्या करते थे, dy बाई डी एक्स लिख लेते। इस बार fx मतलब y ही है, वैसे मतलब तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर y का इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है, एक सांप के टाइप का है ये, है ना। और इसका हम अब देखो, इसका मीनिंग क्या है, y का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं और y फंक्शन होगा x का, तो हम उसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं कि मतलब x में बढ़ाते जा रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस तरीके से। हो सकता है कांस्टेंट भी हो, बट हम x वाली लाइन पे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। चलो मैं और अच्छे से बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। देखो, जैसे मान लो कि तुमने लिखा ये x तो अपन क्यों लगा रहे, ताकि फंक्शन ऑफ x मैं बता पाऊँ। ये चीज़ क्या है, डिफरेंशिएशन है, मतलब मैंने f(x) का डिफरेंशिएशन किया और उस पर उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लगाया हमने, डैश लगाया। वो डैश किसके लिए होता है, डिफरेंशिएशन के लिए होता है। मान लो कि वो डिफरेंशिएशन आ गया, ये समझ में आ रही है तुम्हें ये बात, मतलब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिला। अब देखो, अगर मैं इसका ये जो हमें मिला है उसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को ये वाला फंक्शन मिलेगा। वो कैसे आएगा आगे चल के हम देख रहे होंगे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना कि जिसका हमने पहले, जैसे ये देखो
जैसे मैंने साइन एक्स डी एक्स मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है ना, डी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, डैश नहीं लगा रहा। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, कोस एक्स मिला था, याद आ रहा ये चीज़। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूँ कोस एक्स को, तो इंटीग्रेट करें कोस एक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन एक्स। अभी के लिए इतना ही समझो, आगे एक और चीज़ आएगी उसकी मैं बात बाद में करूँगा। एक प्लस कांस्टेंट आएगा, वो क्यों आ रहा है उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा, या फिर अभी कर ही लो, साथ ही साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अभी तक इतना समझो बिना इस कांस्टेंट के, ये कोई कांस्टेंट है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये मतलब अभी इसका इतना सा जानना है। तो मैं साइन एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या बना, कोस एक्स बना। कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, वापस से साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो फॉर्मूले अब तुम्हें शायद हिंट मिल गई होगी कि कैसे फॉर्मूले याद करने। मतलब पिछली बार जिनका डिफ्रेंशिएशन होके जो आगे हमें मिल रहा होगा फंक्शन, अब वो जो आगे मिल रहा होगा उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस से मेरे को जो ओरिजिनल फंक्शन था वो मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं पर एक एक करके। देखो फॉर्मूले क्या है, x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस साथ साथ कोई कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट याद रखना अभी के लिए, इस पर बाकी है ये मेरे को भी याद रखना है कि तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, साथ में कांस्टेंट हर एक फंक्शन में ही आएगा वो। तो फिर नेक्स्ट तुम्हें याद होगा 1/x, ये किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ करता था, log x का, ln x। याद आ रही है ये बात, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस साथ में कोई कांस्टेंट होगा। थर्ड लेता हूँ मैं, e की पावर x dx। अब हमें पता है कि यार e की पावर x को डिफ्रेंशिएट कर रहा था मैं, तो क्या मिल रहा था, e की पावर x ही, मतलब इंटीग्रेट करेंगे तब भी क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, ये मिलेगा तुम्हें x की पावर है। इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो मैं बताता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो भाई, हमें ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं रफ में, है ना। तो ये है d/dx और क्या करना है मेरे को, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई है n प्लस 1, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n आएगा, देखना। अब देखो 1 मतलब अपॉन में क्या लिखा है, ये तो कोई कांस्टेंट, ये n प्लस 1 तो बाहर ही ले लेते, मतलब होगा 4 5 6 टाइप कुछ भी होगा, तो इसको तो मैंने पहले ही क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, x की पावर n प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, ये करना है। चलो तो ये कर दो। देखो अब तुम्हें पता है कि पावर जो है वो बाहर आती है, फिर x की पावर n प्लस 1 जो है उसमें से एक माइनस करते थे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x की पावर n बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगी। फिर देखो अपन साइन वाले जो फंक्शन है उन पे आते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इस बार, माइनस कोस एक्स होगा। ओनली कोस एक्स नहीं होगा, क्या होगा, माइनस कोस एक्स। क्यों, क्योंकि देखो कोस एक्स को देखो एक बार, माइनस हटाओ, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, है ना। तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। क्लियर है ये चीज़। अब मान लो मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, ये माइनस में अभी यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा दूँ, एक ही बात है ना, ठीक है। ओवरऑल साइन एक्स मिलेगा, तो साइन एक्स का जब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो फिर मेरे को माइनस कोस एक्स मिलना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो इसमें जो माइनस के साइन है वो अपोजिट फंक्शन के साथ आएंगे। जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स हमें मिलेगा। पिछली बार हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो कोस एक्स आया था, अब कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स बन जाएगा। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस हैं, देख लो एक एक करके। दो ये हो गए। फिर हमें पता है कि यार मेरे को ये बताओ कि tan x मैं ले रहा हूँ,
प्लस सी लिख रहे हैं ना अपन, हाँ सब में लिखा है। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ करता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा, ठीक है ना। ऐसे ही और बताओ, जैसे सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, क्लियर है ये चीज़। तो इस बार इसका सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। ऐसे ही और भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ करता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मैं ओनली इधर कोसेक स्क्वायर एक्स लूँ तो माइनस इधर लगा देता हूँ, ठीक है ना भाई। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, माइनस कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस उधर ले गए हम। ऐसे ही कोसेक एक्स कोट एक्स, याद आ गया होगा शायद। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो एक इधर माइनस लगाया नहीं हमने, इधर लगा लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये लिख लें। अब देखो इसमें जो याद रखने लायक हैं अपने जो काम में आने वाले हैं यार, ये वाली चीज़ें बहुत ही रेयरली काम में आती हैं, ज़्यादा काम की नहीं है ये चीज़ें सारी। बस ये 5 फॉर्मूले हैं गिन के जो हमें याद रखने हैं, इधर काम चला लेंगे हम। याद वाद तो कर ही सकते हैं स्टार्ट के लिए, बट इतना यूज़फुल नहीं है। ये वाली चीज़ें मोस्टली काम में आती रहेंगी, ठीक है। उनमें भी सबसे काम का बस यही है, या फिर ये दो हैं, ये दो हमेशा ज़िंदगी में काम में आएंगे, साइन एक्स कोस एक्स, और एक ये वाला चीज़ काम में आती रहेगी। चलो तो ठीक है, अब थोड़ा सा सी पे मैं बात कर लेता हूँ एक बार कि ये सी क्या है। एक क्वेश्चन लूँगा उससे हम करेंगे कि ये सी क्या है। देखो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन कर लो, कोई बात नहीं। डिफ्रेंशिएशन बताओ मेरे को जल्दी से, कितना आया, 2x आया ना, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x को इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है ना। 2x को इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो कैसे लिखेंगे। 2 तो हमें पता है, इसमें भी जैसे पहले डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट होता था बाहर लिख लेते थे, फिर बाद में क्या करते थे, अंदर वाली टर्म बच गई x dx बच गया ना, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये देखो क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा x की पावर 1 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो क्या लिखेंगे, x n तो इसमें 1 ही है, तो +1 अपॉन n 1 है +1, ये बना। तो 2 ये कितना आ गया, x² 2 x² मिल गया, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि हमें पता है कि यार किसी भी फंक्शन है उसको जैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने डिफ्रेंशिएट किया था x² को किया था, ठीक है, पिछली बार x² को डिफ्रेंशिएट किया था। अब मान लो कि x² + 2 लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब भी हमें तो पता है कि यार डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, 2x ही आएगा, क्लियर है ये चीज़। अभी भी डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2x ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ये 2 लिखूँ मैं, या 5 लिखूँ, 7, कोई भी कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन में तो वो 0 ही चले जाएगा। अब फिर जो इधर जो टर्म लिखी हुई है, मैं अगर इस 2x को इंटीग्रेट करूँ, यही काम किया ना हमने कि 2x को मैं इंटीग्रेट करूँ, तो हमें पता है कि यार x² तो आ गया, बट साथ में वो कांस्टेंट कितना था वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्लियर है ये चीज़, समझ में आई तुम्हें बात। देखो पिछली बार हमने क्या किया, मैंने ओनली क्या करा था, x² का डिफ्रेंशिएशन किया था, वो आया था 2x, ठीक है। इस बार मैंने लिया x² + 2, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन तो क्या बना, 2x ही बना, क्योंकि इसका तो 2 का कांस्टेंट प्लस में 0 ही है, तो मतलब ओनली 2x ही बना। अब जब हम इस 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि यार
ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आ रहा होगा वो हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता होगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो होगी, बट साथ में यहाँ पे कांस्टेंट वो कितना था वो हमें पता नहीं है। इसलिए हमने बोल दिया कि यार ये जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा होगा वो किसके, ये जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा होगा वो कौन से फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, उसमें वो कांस्टेंट कितना रहा होगा वो हमें पता नहीं है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, तब भी वो अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, हमें आइडिया नहीं लग रहा, तो हम इसलिए वो कांस्टेंट ले रहे हैं। उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग बाद में मेथड भी होंगे, अपन करेंगे भी। तो ये तो बात होगी तुम्हारे कांस्टेंट की। अब देखो मैं थोड़ा सा इसके मीनिंग पे आता हूँ कि यार ये चीज़ है क्या, वो देखो ज़रा। जैसे पिछली बार हमने डिफ्रेंशिएशन की बात करी तो उसका मीनिंग तुम्हें पता है कि डिफ्रेंशिएशन क्या कैलकुलेट कर रहा होगा कि कोई भी जैसे कोई फंक्शन है, ग्राफ है, तो उसका किसी भी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप पूछिए, तो ये स्लोप कैलकुलेट कर रहा था, राइट। पिछली बार हमने ये चीज़, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि सिंपल सा ही है कि कैलकुलेट स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 नहीं 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2। मान लो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यार जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या पता करना है, स्लोप पता करनी है। स्लोप मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ही करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, बताया था मैंने तुम्हें, tan थीटा प्रूव भी किया था हमने इसको ग्राफ से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। अब हमें स्लोप कितने पे बतानी है, मतलब हमें बताना है डी वाई बाई डी एक्स ही कैलकुलेट करना है, बट एट x इक्वल टू कितने पे कैलकुलेट करना है, 2 पे कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे और स्लोप बता देंगे कि यार स्लोप अपना आंसर जो है 4 आ गया। तो हम पिछली बार डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। ई हो रहेगा कैलकुलेट में, मैंने टी तक ही लिखा है। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है इसका क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश हम करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन में ये मैंने y एक्सिस बनाया, इधर x एक्सिस बनाया। मान लो ये कोई भी ऐसा ग्राफ मैंने ले लिया, कोई भी ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से, अब देखो क्या हम करना चाह रहे हैं, ये जैसे मान लो x इक्वल टू यहाँ पे a है और ये यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू b है, ठीक है ना। अब ये मानो कि जैसे देखो ये मैंने कोई वैल्यू ले ली x लिख रहा हूँ मैं यार, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, x मैंने मान लिया, ठीक है, कि यार ये कोई वैल्यू है, बीच में रैंडम x है। अब देखो इस x पे जो वैल्यू होगी इधर, वो तो ये चूंकि ये फंक्शन हमने क्या मान रखा है f ऑफ x, ऐसा ही कुछ माना है, तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे ये वैल्यू y आएगी, हमें पता है। इससे मान लो मैं आगे बढ़ा x प्लस डी एक्स, मैंने आगे बढ़ाया, जैसे ये वैल्यू थी x, फिर हम इसमें x में आगे बढ़ रहे, और dx का मतलब मैं बता चुका हूँ इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत ही ज़रा सी वैल्यू मैंने आगे बढ़ाई तो नया x बना, वो नया x क्या है, x प्लस डी एक्स। यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट उतनी होगी, y होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जस्ट, मतलब तुम ऐसे समझ भी नहीं सकते कि इतना छोटा है ये। इनफाइनाइटली स्मॉल बोलने का मतलब ही ये कि x के जस्ट नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो चीज़ पे भी इसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि ग्राफ तो कंटिन्यूस होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि फटाक से उसकी वैल्यू शार्पली डिक्रीज होगी। तो क्या है कि यहाँ से जस्ट आगे भी y की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई होगी, जैसे मान लो 5 है तो 5 की 5 ही रही होगी। तो हम जब ये लिख रहे हैं, ये चीज़ को मैं थोड़ा बड़ा सा करके बताता हूँ तुम्हें, बड़ा सा करके इसी को इसका बड़ा रूप में बना रहा हूँ। तो ये क्या ऐसा बना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल बना है जिसमें ये वाली वैल्यू थी x, ये वाली वैल्यू है x प्लस डी एक्स, और ये रेक्टेंगल की जो साइड है वो y, और ये भी ज़्यादा चेंज यहाँ से होगी नहीं, ऑलमोस्ट y रहेगी।
तो मुझे ये बताओ कि ये साइड इसकी कितनी बन गई, dx है, और ये है कितनी, y है। तो अगर मैं इतने का एरिया लिखना चाहूँ तो ये एरिया क्या बनेगा, y इंटू डी बनेगा। समझ में आ रही है बात, y इंटू डी बना ये एरिया। अब देखो इसको भी भूल जाओ, अभी y इंटू डी इतने का एरिया बना है, और जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं अब क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट, मान लो कि मेरे को यहाँ से इसका एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ तक का, तो मैं इसमें ये लिमिट लगा रहा हूँ कि भाई a से मैं इंटीग्रेट करना शुरू करूँगा और b तक इंटीग्रेट करूँगा। तो अब मेरे लिए क्या बन गया कि मैंने स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू कहाँ से शुरू करी, a से शुरू करूँगा, फिर यहाँ पे जो छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया आएगा, फिर उसके नेक्स्ट ऐसे करते करते मैं कहाँ तक पहुँचा, b तक पहुँचा। तो क्या इसके अंदर के हर एक बहुत छोटे छोटे ऐसे जो रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका सबका मैं एरिया कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो ओवरऑल मैंने इस पूरे फंक्शन का क्या कैलकुलेट कर लिया है, एरिया अंडर दी कर्व। तो ये चीज़ थी जो कि इसकी ज़रूरत पड़ रही थी और न्यूटन ने ये डिस्कवर किया, और बहुत ही बढ़िया चीज़ भी है कि यार हमने पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन के माध्यम से ये क्या कर लिया, हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो चलो इसके मीनिंग पे है, और जो मैंने ये टर्म यूज करी ये थोड़ी सी ये डेफिनेट वाली चीज़ है, मैं आता हूँ उस पर भी। अभी बस लिख दिया इसका मीनिंग समझाने के लिए मैंने तुम्हें बोल ही दिया कि हमने कहाँ से, इसका मीनिंग ये है कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा और यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, बस इतना सा मीनिंग है। ठीक है, तो ये चीज़, एक सेकेंड। तो चलो एक आधा क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कि x की पावर 5dx ये बताना है तुम्हें, और करो। जैसे मान लो x 11dx, 5 भी लगा लो इधर। ठीक है, वन ले लो। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने कुछ लिया, ये थोड़े ज़्यादा काम कैसे आते हैं इसलिए लिख लिया हमने। बताओ सबसे पहले ये 4 है। ठीक है, ऐसे ही कुछ रैंडमली लिख दिया हमने। चलो सबसे पहले x के पावर 5 है, तो देखो फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, वो बनेगा कितना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना, इसके ब्रैकेट में फॉर्मूले में ही लिख लेना, यहाँ पे जो n है इट शुडंट बी इक्वल टू -1। ये जो n की वैल्यू वो -1 नहीं होनी चाहिए, -1 होती ही तो क्या हो गया, x के पावर -1 हुआ ना, तो x के पावर -1 मतलब 1/x, और 1/x के लिए फॉर्मूला फिर अलग है। 1/x के लिए फॉर्मूला क्या था, ln x बनता था। या फिर जैसे ये भी देख सकते हो कि -1 यहाँ रखोगे, जब इस फॉर्मूले से जाओगे तो -1 यहाँ रखा तुमने, तो ये तो इनफाइनाइट ही आ गया, तो वो चीज़ मतलब डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम -1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मतलब हमें कंप्लीट जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें साथ साथ ये चीज़ें भी बतानी पड़ती है। चलो अपन इस पे आते हैं। x के पावर 5 है, तो x की पावर 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1 प्लस सम कांस्टेंट कितना बन जाएगा, इसको और ढंग से लिखेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। क्लियर है ये चीज़। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। फिर देखो नेक्स्ट ये वाला करना है हमें,
तो इसमें क्या करेंगे 5, तो सेम रूल्स वही हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही, अगर कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 11 का, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर 11 + 1 डिवाइडेड बाई 11 + 1 और साथ ही साथ एक कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज़? क्या आ गया? कांस्टेंट आ जाएगा। फिर देखो इधर लिखो, अच्छा ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा x की पावर 5 x की पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज़? फिर इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x की पावर -3 dx, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे कि x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। क्लियर है ये चीज़? प्लस कांस्टेंट, ये कितना आ गया x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। ठीक है ये वाली चीज़। इवन और हम आगे इसको लिख सकते हैं -1/2 तो है ही है। अब देखो x की पावर -2 है तो क्या हम इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इन्हें रफ करता हूँ। और देखो इधर ये जो लिखा हुआ है इसका तो तुम्हें पता है 2 तो आ गया पहले ही। अब 1/x का मैंने अभी भी बताया था क्या होता था, 1/x का ln x प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही देखो इधर देखो, इसका क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे ये लिखा हुआ है x की पावर -2 dx। क्लियर है ये चीज़? फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कितना बना, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस कोई कांस्टेंट। फिर क्या बनेगा ये देखो, ये तो बन गया 1/-1 लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है x की पावर -1 प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो माइनस तो एक, ये तो पूरा 1 ही बन गया, और ये आ गया 1/x, इसको हम 1/x लिख लेंगे। फिर इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक माइनस पहले ही लगा लो बाहर जो ऑलरेडी लगा हुआ है, sin x का इंटीग्रेशन। याद करो अब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x, तो -cos x बना और प्लस कांस्टेंट। -cos x को क्या बोल देंगे हम, ये ओवरऑल दो मिलके क्या बन गया, माइनस को प्लस बना दिया हमने, ठीक है ना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट देखो ये जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये बनेगा 4 cos x का, इस बार प्लस में sin x, ठीक है ना। फिर माइनस का साइन, फिर ये क्या लिखा हुआ है x की पावर -2 है ये, और एक माइनस बाहर है, बाहर वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। x की पावर -2 का करना है, x की पावर -2 का क्या कैसे लिखेंगे, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, इस तरीके से लिखेंगे। और प्लस में क्या है 2x है, तो 2 तो आ गया बाहर, x की पावर 1 है ना, ये x कितना है, x की पावर 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो अब फाइनली इसको और आगे इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे 4 sin x, ये देखो ये क्या बना, ये नीचे -1 है ना, नीचे -1 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो प्लस बन गया ये x की पावर -1 प्लस 2x² अपॉन नीचे कितना आ गया 2 बन गया, ये इससे कैंसिल आउट। अच्छा c हमने लिखा नहीं है तो ओवरऑल एक c लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया 4 sin x, ये हम लिख सकते हैं 1/x प्लस x² प्लस एक कांस्टेंट। तो एक और लेते हैं, मान लो तुम्हें पूछ लिया √x का इंटीग्रेशन, इसके बाद में एक और ले लेते हैं x की पावर 3/2 dx, ठीक है। इतने ये दो और करने, तो करो जल्दी से। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 dx, x की पावर n के तरीके से करना है, तो ये देखो क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में क्या आएगा n + 1, तो n + 1 लिखा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गया,
x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, ऐसे ही नीचे आएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट, या फिर इसको और ढंग से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 1। इसमें पावर एक बढ़ती है और वो जो डिफ्रेंशिएशन था उसमें एक पावर कम हो रही होती है। तो वैसे भी हमें पता है कि अगर एक में पावर बढ़ रही है तो दूसरे वाले में पावर कम होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के रिवर्स में हो सके ये। अब देखो इसका लिखेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, कितना बन गया बताओ, ये आ गया x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज़, बस इतना आसान सही है और कुछ है नहीं इसमें। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देना बाकी है। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो अभी मैं एक क्वेश्चन उसी का लूँगा, पैराबोला का। तुम्हें गिवन है -x² माइनस 5x एंड माइनस 16, ठीक है। तो इसका प्लॉट y वर्सेस x ये तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।